Hi guys, welcome to Commerce Adhyan. Today we are going to start Business Studies Chapter 2 Principles of Management. अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के बारे में स्टडी कर रहे थे. वो हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बट कुछ लोगों की डिमांड थी कि मैं मैनेजमेंट के चैप्टर को कंटिन्यू करूं, इसलिए मैं ये चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूं. बीच बीच में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को भी डिस्कस करेंगे. तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, किसी भी काम को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड होता है, कुछ सिस्टम होता है. ठीक है, वो मेथड, सिस्टम या रूल को फॉलो करके हम क्या करते हैं, किसी भी काम को करते हैं. अगर ये रूल नहीं होते, मेथड्स नहीं होते, तो शायद हम क्या करते हैं, इतने अच्छे से किसी भी काम को नहीं कर पाते. और ये जो रूल्स, मेथड्स होते हैं, सिस्टम होता है, वो क्या करता है, हमारे काम को और भी ज़्यादा आसान बना देता है. तो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में इन्हीं रूल्स, सिस्टम या मेथड को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है. मीन्स किसी भी काम को करने के जो रूल्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती है, जो मेथड होता है, जो सिस्टम होता है, वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग देख लेते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस विच हेल्प्स मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत ही ब्रॉड इनका स्कोप होता है, बहुत ही बड़े ही होते हैं. और एक तरह के क्या होते हैं, जर्नल गाइडलाइंस होते हैं, जो किसको गाइड करते हैं, मैनेजर को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का डिसीजन को लेने के लिए. मतलब कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से गाइडलाइंस होते हैं जो मैनेजर को हेल्प करते हैं डिसीजन को लेने के लिए. बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने क्या किया था, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया था. बट मेनली मैनेजमेंट, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात किया जाए तो दो मेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे, उन्हीं का नाम आता है. पहले थे हमारे हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल एक बहुत बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे, जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है. हेनरी फ्योल का जो जन्म था वो 1841 में फ्रांस में हुआ था. जो पेशे से ये हेनरी फ्योल जी जो थे, वो पेशे से मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं थे. वो क्या थे, इंजीनियर थे. वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और उस ऑर्गेनाइजेशन में वो कंटिन्यू 30 साल तक उन्होंने काम किया था. जब वो 30 साल तक काम करने लगे तो क्या हो गया, सडनली वो फर्म, ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो लॉस में जाने लगी. जब वो लॉस में जाने लगी तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड था, उनको क्या किया, हेनरी फ्योल को प्रमोट कर दिया एज अ मैनेजर. और जब वो उन्होंने एज अ मैनेजर की पोस्ट संभाली तो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इतना अच्छा मैनेजमेंट किया कि जो फर्म लॉस में जा रही थी वो प्रॉफिट में चेंज हो गई. मतलब फर्म को क्या होने लगा, प्रॉफिट होने लगा. तो फिर उसके बाद में 20 ईयर्स तक एज अ मैनेजर की पोस्ट उन्होंने संभाली. और जब उन्होंने एज अ मैनेजर की पोस्ट संभाली तो उनको मैनेजमेंट के प्रति उनका जो इंटरेस्ट था और ज़्यादा इंक्रीज हो गया. फिर उन्होंने 1918 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जो इसका नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. उन्होंने 1918 में क्या किया, रिटायरमेंट ले लिया. उनकी जो बुक थी, उस बुक में उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी. और हेनरी फ्योल ही एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को डिफाइन किया था. ठीक, जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को भी डिफाइन किया था. और जिसमें मेन जो होते हैं, मतलब जो मेन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में ही बेस्ड होते हैं. तो आइए देखते हैं हम हेनरी फ्योल ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किया था. फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट. फ्योल्स ने जो प्रिंसिपल्स दिया था उनको एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कहा जाता है. फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल को बताया गया था. उनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, अगर हम को अच्छा प्रॉफिट चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेस करना है, तो हमको ये प्रिंसिपल्स को क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए. तो सबसे पहला हमारा जो हेनरी फ्योल थे, उन्होंने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को बोला गया था. डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या, आप लोग सभी जानते होंगे कि वर्क को क्या करना, डिवाइड करना. ठीक है, कोई भी अकेला पर्सन सारे कामों को नहीं कर सकता है.
ठीक, अगर बोला जाए कि कोई एक ही पर्सन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभाल ले तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हेनरी फ्योल ने यही बोला था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को क्या कर देना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। किसी एक पर्सन को कोई एक काम दे देना चाहिए, किसी दूसरे पर्सन को कोई दूसरा काम देना चाहिए, मतलब कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए। अगर हम किसी भी पर्सन को उनके वर्क के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या करेंगे, उस काम को और भी ज़्यादा अच्छे से करने लगेंगे, जिससे कि हमारा जो फर्म का ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, और अच्छे से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हेनरी फ्योल ने सबसे पहला प्रिंसिपल बोला था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कि जो वर्क है उसको क्या कर देना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब आपको पता होगा, अथॉरिटी मतलब होता है किसी को भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी मिलना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हेनरी फ्यूल ने बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कि अगर आप किसी भी पर्सन को अथॉरिटी देते हो तो साथ ही साथ उसको क्या देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। अगर किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसके साथ साथ उसके अथॉरिटी भी देनी चाहिए। अगर हम किसी भी पर्सन को बोल दिए कि आपको ये काम को करना है, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, आपको 1 घंटे में इस काम को करके रखना है, ठीक है, तो उसको हमने क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, ठीक है। अब हमने उसको ये अथॉरिटी नहीं दी कि अगर कोई भी काम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, रुकावट आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस जो डिसीजन को लेके अपने काम को कंप्लीट कर देना। तो क्या वो काम कंप्लीट हो पाएगा, वो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं कंप्लीट हो पाएगा, कि हो सकता है कि उस 1 घंटे के टाइम पीरियड में जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से वो काम को कंप्लीट ना कर पाए। अब क्या उस पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन अथॉरिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, किसी भी तरह का डिसीजन ले सके जिससे कि वो काम पूरा हो सके। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी नहीं दी गई, जिससे कि क्या होगा, उसका काम शायद परफेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला गया है कि अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी देनी चाहिए। अगर हम किसी भी पर्सन को अथॉरिटी दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी का शायद मिसयूज़ करने लगेगा। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि हाँ मेरे को ये काम को इस टाइम पीरियड में करना है, और वो अपने अंडर में काम करने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स को भी नहीं समझेगा। वो सिर्फ अथॉरिटी मिल गई है डिसीजन लेने की, इसीलिए वो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ करेगा। इसीलिए फ्योल ने कहा बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी अथॉरिटी भी देनी चाहिए और अथॉरिटी के साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। देखो कहीं भी हो, कोई भी जगह हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हर जगह में हमको क्या होता है, डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे हम तो हमारा काम अच्छे से नहीं होता। जैसे आप लोग स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो उसमें भी डिसिप्लिन होता है कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे आपको लंच करना है, इस टाइम पे आपका ये वाला पीरियड होगा, उस टाइम पे आपका वो वाला पीरियड होगा। तो ये सब क्या होता है, वो डिसिप्लिन से वो काम को चलता है। अगर कोई भी काम को हम डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो वो काम हमारा और ज़्यादा अच्छा होता है। तो हेनरी फ्योल ने बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि जितने भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर सकें, उनका जो परफॉर्मेंस है और बेटर हो सके। फिर नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब आपको पता होगा कि किसी को भी कमांड कर देना, इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल ने बोला था यूनिटी ऑफ कमांड को बोला गया था। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि जो कमांड मिल रहा है उसमें क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। एक ही जगह से एक ही सुपीरियर, एक ही मैनेजर, एक ही जो डिपार्टमेंट का हेड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उससे क्या मिलना चाहिए, कमांड मिलना चाहिए। अगर किसी भी 2 पर्सन से कमांड मिलता है, मतलब कि 2 पर्सन से अगर हमको वो बताते हैं कोई भी चीज़, तो उसमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर आपको कहीं जाना है, एक पर्सन से आप अगर रास्ता पूछ रहे हो तो वो बोल रहा है कि इसको इधर जाना है, दूसरा बोल रहा है इधर जाना है, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए जो हेनरी फ्योल है उन्होंने यही बोला है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड
का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, जिससे कि कोई सिर्फ एक ही पर्सन होगा जो क्या करेगा, कमांड देगा। मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन होगा सिर्फ एक ही पर्सन इंस्ट्रक्शन देगा। अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को देते हैं, तो वर्कर्स के बीच में कन्फ्यूजन आ जाएगा कि सबसे पहले किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, फिर किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो फ्योल ने बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना चाहिए, मतलब कि जो कमांड है सिर्फ एक ही पर्सन से मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि आपको पता होगा सही दिशा देना। तो जो फ्योल ने बोला है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि उनका जो मेन गोल है, यहाँ पे गोल की बात की गई है डायरेक्शन में, कि जो गोल है वो सारे पर्सन का गोल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मतलब कि उनकी जो दिशा है, जिस दिशा में उनको पहुँचना है, वो दिशा क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक ही होनी चाहिए। तो फ्योल ने ये बोला है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन में चेंजेस होगा, डायरेक्शन मतलब कि गोल्स में अगर चेंजेस होता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं हो सकती। तो फ्योल ने बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी टू कॉमन इंटरेस्ट। फ्योल ने ये बोला है कि जितने भी लोग फर्म में काम कर रहे हैं उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट कैसे होगा कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है वो क्या चाहेगा, अपने एक फर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहेगा, मतलब कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहेगा। और जो वर्कर काम कर रहे हैं वो क्या चाहेंगे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सैलरी इंक्रीज हो। तो जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है वो क्या बोलेगा अपने वर्कर को कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, जिससे कि मैं तुम्हारा क्या हो कर दूंगा, सैलरी को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो वो क्या जो और वर्कर था वो क्या करेगा, अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लालच में वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो वर्क है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक था, जिसका मेन मोटिव क्या था, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, जिससे कि उसका प्रॉफिट ये बढ़ जाए, तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और जो वर्कर था, वर्कर की सैलरी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों का इंटरेस्ट क्या हो गया, कॉमन हो गया कि अब जो वर्कर है वो भी क्या करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जो मालिक है वो भी क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन या प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो जो दोनों का इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया। दोनों अपने अपने इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। इसमें वो फ्योल ने बोला है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा या बंदी जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर क्या करना चाहिए, रेम्यूनरेशन देना चाहिए। रेम्यूनरेशन मतलब कि सैलरी, वेजेस, कमीशन जो भी हम देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन देना चाहिए। अगर सपोज उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे, उनको उनके काम में मन नहीं लगेगा और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करेंगे। इसको हम लोग कोई एग्जांपल के से समझते हैं। अगर सपोज हमारे पास कोई भी एक पर्सन आता है जॉब के लिए, अब वो हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम क्या इतना एक्सपेक्ट करते हो, उसने बोला कि मैं 10,000 एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब हमने उसको बोला कि नहीं, हम तुमको 10,000 नहीं देंगे, 6,000 देंगे, अगर आपको काम करना है तो करो, नहीं तो आप जा सकते हो। तो वो बंदा क्या करेगा, अगर उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के 6,000 में काम करने के लिए रेडी हो भी जाता है, तो क्या वो इतना इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस कितने की थी, 10,000 की थी। अब हम उसको दे कितना रहे, 6,000 दे रहे हैं, तो वो 6,000 के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन अगर हम वो उसकी एक्सपेक्टेशन 10,000 थी और उसको हम 10,500 देते हैं, 500 इंक्रीमेंट करके देते हैं, तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा अपना बेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो फ्योल यही बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन को फॉलो करना चाहिए कि जो भी पर्सन जैसा काम कर रहा है उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसका रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या आप जानते होंगे कि सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो कुछ हाथों में होती है। तो फ्योल ने भी यही कहा गया था कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मतलब कि कुछ कुछ जगह में कुछ लोगों के पास क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, और कुछ लोगों के पास पावर
नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ लोगों के पास ही पावर होगी, सबके पास पावर नहीं होगी, तो क्या करेंगे, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे। अगर सबके पास पावर दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे, सब लोग उस पावर का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए फ्योल ने बोला था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पार्ट में सेंट्रलाइज होना चाहिए और कुछ पार्ट क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो स्केलर चेन मतलब कि फ्योल ने बताया था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमको किसी के भी पास भी पहुंचानी है तो क्या होता है, वो एक चेन के थ्रू में वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पे अगर ई को ए तक बात पहुंचानी है, अपनी इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो वो ई क्या करेगा, ई डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा और बी किसको बताएगा, ए को बताएगा। तो जो ये इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगी, स्टेप बाय स्टेप चेन के थ्रू क्या करेगी, ई से लेके ए तक पहुंचेगी। सेम ऐसी अगर ए को पी को ए जो है ए पर्सन, अगर उसको पी को कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एम को बताएगा, एम एन को बताएगा, एन ओ को बताएगा और फिर वो बात पी तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये है स्केलर ऑफ चेन। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो एक चेन के तरह क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को पहुंचानी चाहिए, इस चेन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्योल ने एक बात और कही है, अगर कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, डायरेक्ट उस पर्सन से तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई, अब आग लग गई तो अगर डी को पता है आग लग गई, तो डी किसको बताएगा, सी को बताएगा, बी को बताएगा, ए को बताएगा, फिर एम एन ओ पी ऐसे बताएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जल जाएगा। तो इसको इमरजेंसी की कंडीशन में वो क्या करेगा, कोई भी पर्सन डायरेक्ट किसी दूसरे पर्सन से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। फिर है प्रिंसिपल है, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स ये नहीं कि जो ऑर्डर देने वाला प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि कोई भी काम जो हो रहा है वो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब कि समानता होता है। तो जितने भी वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं तो उनसे हमको क्या करना चाहिए, इक्वालिटी रखना चाहिए, किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी से भी हमारा जो बिहेवियर है, बिहेवियर ये नहीं कि किसी भी पर्सन से हम अच्छे से बिहेव करें, दूसरे पर्सन से हम अच्छे से बिहेव ना करें। तो जो फर्म है, फर्म में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर इक्वालिटी नहीं होगा तो जो भी वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उनको वहाँ काम करने का मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब कि आप लोग जानते होंगे स्थिरता। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी को भी फ्योल ने यहाँ पे फॉलो करने के लिए बताया है कि स्टेबिलिटी मतलब कि जो वर्कर हैं, वर्कर को हो सके पॉसिबल हो तो एक ही जगह में काम करना चाहिए। वर्कर बार बार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए कि अगर हम किसी भी जगह में, नए जगह में जाते हैं तो वहाँ हमको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, हमको काम सीखने में टाइम लगता है, हमको वहाँ के रूल्स रेगुलेशन सीखने में टाइम लगता है। तो फ्योल ने यही बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी फॉलो होना चाहिए कि जो वर्कर है वो स्टेबल होने चाहिए, बार बार वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है कि अपने जो भी हमारे इनोवेशंस हैं, मतलब कि हमारे जो भी हमारे प्लान है, हमारी जो भी सोच है, उसको हम क्या कर सके, उनका फ्रीडम होना चाहिए कि ताकि वो क्या कर सके, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके। तो फ्योल ने ये बोला था कि अगर किसी भी वर्कर के पास किसी भी तरह का प्लान है, किसी भी तरह का नया विचार है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने विचार को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। एंड लास्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। कि हर एक मैनेजमेंट में, हर एक संस्था में प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मतलब कि समन्वय, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, ताकि वो साथ में एक साथ यूनिटी के साथ क्या कर सके, काम कर सके। अगर वो यूनिटी के साथ काम नहीं करेंगे तो उनका काम सही नहीं होगा और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होगा। तो फ्योल ने ये 14 प्रिंसिपल बताए हैं और इस 14 प्रिंसिपल को ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, बड़ा हो, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन 14 प्रिंसिपल्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो
लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिए।